गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए देखो भाई, जो चीज़ मुझे बतानी है ना वो तो कल धमाका होगा। कल बताऊंगी आप लोगों को। और आप लोगों को सबको पता ही है, वैसे कि जीआईसी लिख दिया है कि जीआईसी यानी कि प्रवक्ता, यूपी जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रवक्ता की यानी कि लेक्चरर्स की वैकेंसी आ गई है। और लेक्चरर्स की वैकेंसी आने के साथ ही उसमें आपको पता भी होगा कि उसमें 80 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के हैं, 40 क्वेश्चंस जीएस के हैं, उसके बाद उसका जो मेंस है। तो भाई बात ये है कि आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैम भी कुछ करेंगी, क्या करेंगी। हाँ, तो उसके बारे में बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मैं कल उसके बारे में आपको बताऊंगी। क्या एलटी के यूपी के जीआईसी के प्रवक्ता के लिए मैं क्या लॉन्च कर रही हूँ। और जो भी लॉन्च कर रही हूँ ना वो कोई सही में बता रही हूँ आप लोगों ने, आप लोग भी नहीं सोच सकते और जो लोग और बैठे हुए हैं वो तो सोच ही नहीं सकते। तो कल जो है, कल का इंतजार करिए। और यूपी जीआईसी का आप प्रवक्ता का के लिए देखो, हमारे एलटी के बैच का तो जो है वो है अलग है बिल्कुल उसमें। लेकिन प्रवक्ता के लिए तुम सच में, तुम्हें जो है ना, तुम सोचोगे अरे ये कैसे, ऐसा कैसे। और इसके साथ ही भाई देखो, अभी अब मैं अपने ऐप के बारे में और बाकी चीज के भी बारे में बीच में ऐड करूंगी। और अभी मैं आप लोगों को आज जो बताने के लिए आई हूं वो है कंपैरेटिव एनालिसिस। आज मैंने एक एक क्वेश्चन जो है वो, एक क्वेश्चन एलटी का लिया है, एक क्वेश्चन लेक्चरर का लिया है। और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन अब 2025 में पूछे जा सकते हैं इफ द एग्जाम फॉल्स इन दिस, मतलब इस साल में जो है वो होता है। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दो। ये आया हुआ क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन, 18 का क्वेश्चन, जल्दी बताओ। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज रिटर्न इन, ड्राइडेंस का ड्राइडन जो कि जॉन ड्राइडन पहले पोएट लॉरियट, ऑफिशियल पोएट लॉरियट, उनके जो उन्होंने ऑल फॉर लव लिखा था जो कि अडेप्टेशन है शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का, वो कौन सी वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया? बताओ बताओ बताओ। सबको पता है, ऐसा कोई नहीं जिसे नहीं पता। और उसका सही आंसर है दैट इज ब्लैंक वर्स। तो ये 2018 का क्वेश्चन था आपका। एंड आई नो कि आप इसका जवाब बहुत सही से दे रहे हैं, 2018 का। अब हमारा क्वेश्चन ले लीजिए जो हमने ये क्वेश्चन बनाया है। Milton's use of blank verse in Paradise Lost departs from Shakespeare's dramatic usage primarily through. क्वेश्चन पढ़िए पहले, फिर ऑप्शंस देखिए। Heavy reliance on heroic couplets and end rhymes, grammar syntactic periodicity and Latinate inversions, avoidance of enjambment in favor of strict end stopping, complete abandonment of iambic rhythm। भाई मैं एक एक करके आपको बता दूं कि मिल्टन का जो ब्लैंक वर्ड्स है पैराडाइज लॉस्ट में, वो शेक्सपियर के ब्लैंक वर्ड से अलग कैसे है, कैसे है, कैसे है, कैसे है। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो भाई बात ये है कि आप ब्लैंक वर्ड्स ही समझाऊंगी इसके बाद। सबसे पहली बात कि जो शेक्सपियर की ब्लैंक वर्ड्स है उसका मतलब होता है कि राइम स्कीम नहीं है मगर मीटर होगा। हेवी रिलायंस ऑन हीरोइक कपलेट्स, हीरोइक कपलेट ब्लैंक वर्ड्स में नहीं होते क्योंकि हीरोइक कपलेट्स का मतलब ही होता है कि लास्ट में राइम आती है, तो नहीं है। ग्रेटर सिंटैक्टिक पीरियोडिसिटी, इसका मतलब है, यही इसका आंसर है कि मिल्टन ने जब ब्लैंक वर्ड्स यूज करी है तो उन्होंने बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे हैं। पीरियड, पीरियड जो बोलते हैं वो बोला जाता है फुल स्टॉप को। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस, एपिक सिबिलीज यूज करी हैं। और बहुत लंबे सेंटेंस यूज करने के बाद जो है उन्होंने फुल स्टॉप लगाया। एंड लेटिनेट इन्वर्जन्स, लैटिन जो भाषा यूज करी है उन्होंने, जो लैटिन भाषा के फ्रेजेस बहुत यूज करे और इन्वर्जन्स का यूज किया है, यानी कि वर्ड ऑर्डर को चेंज किया। तो दिस इज द आंसर। और अब उसके बाद मैं आप लोगों को ब्लैंक वर्ड्स के बारे में बताती हूँ कि ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है। आप सभी ने ब्लैंक वर्ड्स का नाम सुन रखा होगा। ब्लैंक वर्ड्स क्या है? ब्लैंक वर्ड्स जो है ये एक पोयम जो होता है। ब्लैंक वर्ड्स बेसिकली एक पोएटिक फॉर्म होती है। अब लिखने का एक तरीका होता है जिसमें राइम नहीं होती, मतलब पहली लाइन तीसरी से, दूसरी लाइन चौथी लाइन से, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें राइम स्कीम होती नहीं है।
लेकिन राइम स्कीम नहीं होती है, मगर इसमें मीटर होता है, यानी कि पहले सिलेबल पे आवाज गिरती है, दूसरे सिलेबल पे आवाज उठती है, जिसे आयम्बिक कहा जाता है, पेंटामीटर, यानी कि हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। तो ये इसमें राइम नहीं होती है मगर मीटर होता है, ठीक है जी। और ये आयम्बिक पेंटामीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल ब्लैंक वर्ड्स होती है जिसका इस्तेमाल मिल्टन ने नहीं किया। अब ये इंग्लैंड में कब आई? 16वीं सेंचुरी में इसका यूज शुरू किया गया। सबसे पहले यूज किसने करा? गोरबडक में यूज किया नॉर्टन एंड थॉमस सेक्विले ने, जो कि पहली जो ट्रेजेडी मानी जाती है, वर्स्ट ट्रेजेडी। और 16 सेंचुरी में सेक्विले और नॉर्टन ने गोरबडक लिखी जिसमें उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल करा, यानी कि एक ऐसा फॉर्म में उन्होंने ड्रामा को लिखा जिसमें मीटर है मगर राइम नहीं। उसके बाद इसको बहुत ही बढ़िया बनाया माइटी लाइन। बेन जॉनसन ने कहा, किसने? क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जिन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज ही लिखी है। क्रिस्टोफर मार्लो ने इसे खूब रिफाइन करा, खूब धपोच के चिपका दिया, इसको चमका दिया इसका, और इसको माइटी लाइन बना दिया। और विलियम शेक्सपियर, लेकिन बात क्या है ना, पापा पापा रहते हैं, कोई कुछ भी कर ले, और वो कौन है? वो है विलियम शेक्सपियर। भले ही वो इन लोगों के जितने पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो पापा पापा ही रहते हैं। और विलियम शेक्सपियर जो हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया यूज किया उनको, उन्होंने पोयम ले, प्ले ले, ब्लैंक वर्ड इतने अच्छे से यूज करा कि ना उनके हाथ में ब्लैंक वर्ड ऐसे हो गई कि नेचुरल स्पीच के लिए, पोएटिक एक्सप्रेशन के लिए लोग ब्लैंक वर्ड्स यूज करने लगे। और जॉन मिल्टन ने इसे यूज किया। देखो भाई, जॉन मिल्टन ये मानते थे कि वो बहुत अपने आप को ये मानते थे, ही वाज क्वाइट एरुडाइट, और वो ये मानते थे भाई देखो, ये छोटी मोटी चीजें, कॉमेडी वॉमेडी, ये मेरे लिए नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा एक पढ़ा लिखा इंसान हूं और मैं पढ़े लिखे लोगों की ही इज्जत करता हूं। तो उन्होंने शेक्सपियरियन ब्लैंक वर्ड से अपनी ब्लैंक वर्ड्स को अलग करा। लंबे सेंटेंसेस, बहुत लंबे सेंटेंसेस के बाद पॉज लिया, लैटिनेट लैंग्वेज यूज करी और इन्वर्जन्स का यूज करा, और उन्होंने ग्रैंड स्टाइल में यूज करा इसे अपने एपिक में। और इसीलिए उनका जो पैराडाइज लॉस्ट है वो ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। तो ये तो हुई आपके। अब हमारे एक जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ये आपका लेक्चरर का क्वेश्चन था जो 2021 में पेपर हुआ था उसका। 2021 नहीं, 20 में हुआ था, आई थिंक 20 में ही तो हुआ था, 20 में ही हुआ था ना, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 20 में ही हुआ था। तो who among the following writers is called the dramatist of the theater of the absurd? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हैरोल्ड पिंटर, गिरीश कर्नाड या वीएस नायपॉल? नहीं, 2021 में ही हुआ था, मैं भूल गई हूँ। 2021 में ही तो हुआ था, सितंबर उसमें हुआ था शायद। हाँ, तो इनमें से कौन से राइटर जो हैं वो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहलाते हैं? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के बारे में बताऊंगी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हैरोल्ड पिंटर, गिरीश कर्नाड या वीएस नायपॉल? ये लेक्चरर का 2021 का क्वेश्चन है। तो भाई थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के जो है वो है हैरोल्ड पिंटर। ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबका सही है ना? अब जरा हमारा ले लो क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, Martin Esslin argued that the play's rejection of traditional plot structure was influenced by which of the following philosophical currents? यानी कि मार्टिन एस्लिन जिन्होंने ये टर्म कॉइन करा है, कॉइन करा है। अब जरा 2 मिनट में अभी आप लोगों को बताती हूँ। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है, मगर उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको लगे ना लगे, मगर मुझे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगता है ये। तो भाई देखो, ऐसा है, यूपीएलटी का बैच हमारा चल रहा है। ये हमारा जो बैच है, अब देखो भाई, बात ये है कि ये जो बैच है इसमें आपका लिटरेचर है, ग्रामर है, नोट्स जो हैं वो निकलने अब शुरू हो गए हैं बुक फॉर्म में। सारी लाइव क्लासेस हैं। नोट्स जो हैं वो हार्ड कॉपी में हैं, बहुत सारे नोट्स हैं। अभी दिखा भी दूंगी आप लोगों को, फिर आप कहोगे दिखा देना जरा, तीनों बुक्स लिया ना।
और इधर ही रखी थी, अभी दिखाती हूँ, नोट्स पे दिखाती हूँ। ऐसे नहीं दिखाऊंगी और कोई ये ना कहे भाई हमको अपनी किताब का आगे का पेज भेज दो और पीछे का पेज भेज दो। अच्छी है किताबें, ठीक ठीक है बस हमारी, बढ़िया, मतलब हमारे हिसाब से तो हमने तो बहुत मेहनत करी है भाई। अब अगर आपको जो है सारी चीज एक ही जगह पे मिल जाए तो आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए, है कि नहीं? जल्दी दे दो, 3 है ना, एक ही मेरे पास है। देखो भाई, ये रही 1 2 3 4, ये है नोट्स, 1 2 3 4, ये है नोट्स। इजी लैंग्वेज में लिखे हुए ग्रामर के भी नोट्स हैं इसके अंदर, सारी ग्रामर भी जो है वो सारी मेरी करो। ये देखो, ये देखो, ये लिटरेरी टर्म्स की है, ये पोइट्री एंड ड्रामा है, ये प्रोज है, ये ग्रामर है, ग्रामर की है विद वोकैब, सब चीज इसमें है। ये नोट्स जो है अब स्टूडेंट्स के निकलने शुरू हो गए हैं और उनके घर पे पहुंच जाएंगे। तो भाई ये बात ये है कि देखो, अगर आपको भी अब भी ये लगता है कि भाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, तो कोई बात नहीं है यार, इतना एडजस्ट कर लो, ठीक है, कर लो ना एडजस्ट। कल जो मैं आपको जीआईसी प्रवक्ता के बारे में बताऊंगी ना, तब आप बिल्कुल नहीं कह सकते बहुत महंगा, बहुत महंगा। ठीक है, ये है आपका, इसमें सारी लाइव क्लासेस है, 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। वो आपको जो है भाई, हम हर चीज जो है हम सारी चीज वीडियो में प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये हमारा लाइव क्लासेस हैं। उसके बाद ये है, ये 5500 का, इसमें क्या है, बालकों को खुद ही नोट, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों में केवल 3000 रुपए का अंतर नोट्स का है। ये नोट्स हम टाइप करवा के, वो मतलब हम निकलवा के उसकी प्रिंट आउट्स निकलवा के स्पाइरल करा के कुरियर वाले भैया को दे के वो भेजते रहते हैं सब जगह, हम नहीं लेके आते। सच्ची में कहीं यो सोचो मैडम भागती भागती आएंगे हमारे घर पे देने के लिए, हम नहीं लेके आते, कुरियर वाले भैया लेकर मतलब भिजवाते हैं वो भी। और वो जो है, ये इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को जो भी नोट्स हैं वो खुद उनके प्रिंट आउट्स निकलवाने पड़ते हैं। ले और पीडीएफ प्रिंटेबल है, ये नहीं स्क्रीनशॉट खींच खींच के लिखते रहो, प्रिंटेबल पीडीएफ से। वो बात अलग है, सारे अभी एक साथ नहीं दिए हैं, पता है ना, मैं चोरी उसका हो जाते बढ़ जाते हैं हमारे तो। और एक सिर्फ लिटरेचर का है, उसमें भी नोट्स हैं। ठीक है, तो ये ऐड हो गया है और कल जो है बने रहिएगा हमारे साथ। आप लोगों को हम जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी आप लोगों के लिए कुछ लेकर आए हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा, जब थिएटर ऑफ द एब्सर्ड था तो मार्टिन एस्लिन ने इसमें जो उन्होंने मतलब जो बेसिकली जो ट्रेजेडीज होती हैं, जिसका एक बिगनिंग होती है, एक मिडल होता है, एक एंड होता है, उससे उन्होंने एक पूरा रिजेक्शन किया। क्यों? किसके, किन लोगों को मान, किन के आदर्शों को मानते हुए? क्या जो एरिस्टोटेलियन मिमेसिस एंड रेनेसांस ह्यूमनिज्म, फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड द कोलैप्स ऑफ लॉजिकल डिस्कोर्स, रोमांटिक ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड नेचुरलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म एंड स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। तो बेसिकली अब पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जो कि मार्टिन एस्लिन कहते हैं कि ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर के जैसा नहीं होना चाहिए प्ले। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं भी आपको बताऊंगी। तो उन्होंने किन लोगों को अपना आदर्श मानते हुए ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसका आंसर है फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिज्म। और अब मैं आपको थिएटर ऑफ द एब्सर्ड समझाती हूँ कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड क्या होता है। देखिए, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब भी कभी कोई युद्ध होता है, उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो टीएस इलियट ने वेस्टलैंड लिखी थी और वो उनका डिसइल्यूजनमेंट दिखाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ये एक ड्रामेटिक मूवमेंट था, 1950s में लेट में आया। और जो इसके को फॉलो करने वाले राइटर्स थे, यूजीन ओनेस्को है या हेरल्ड पिंटर है, ये सारे के सारे ये मानते थे, इनका डिसइल्यूजनमेंट, दे गॉट कंप्लीटली डिसइल्यूजनड। किस चीज से? कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तो ये एक ड्रामेटिक मोमेंट था जो यूरोप में आया 1950 में, मतलब लेट 1950 में। और ये किससे प्रभावित था? एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, जो फ्रेंच राइटर्स थे, एल्बर्ट कैमस, उनसे प्रभावित होकर लिखा, उनसे प्रभावित होकर का। बेसिकली इनका आइडिया था क्या? ये जो टर्म है
ये मार्टिन एस्लिन ने कॉइन करी। मार्टिन एस्लिन के द्वारा ये टर्म दिया गया। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो बिल्कुल जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो मीनिंगलेस, इलॉजिकल। कभी हमारे विचार ना लीनियर नहीं चलते। कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं। जब हमारे विचार तक लीनियर नहीं होते हैं, तो हम जब कोई भी ड्रामा दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ड्रामा जो होता है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो व्हेन आवर थॉट्स आर नॉट लीनियर, तो ड्रामा लीनियर कैसे हो सकता है? व्हेन वी ह्यूमन बीइंग्स आर मीनिंगलेस, तो हमारी स्टोरीज में मीनिंग कहां से आ सकता है? तो उन्होंने कहा कि उनके जो डायलॉग्स होते थे ना, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत जगह टूटते हुए फ्रेगमेंटेड डायलॉग्स हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा एनी लैंग्वेज कैन नॉट प्रोवाइड द मीनिंग। कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो आप जो कह रहे हो वो एग्जैक्टली exactly वही आपकी बातों को आप तक पहुंचा दे। और ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं कहती हूं कुछ, लोगों को समझ में आता है कुछ, लेकिन जो गोबर बात होती है वो फट से दिमाग में घुस जाती है। जो इलॉजिकल बात होती है वो फट से घुस जाती है। तो बात वही है कि जब थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब ही होता है विचित्र, बहुत ही विचित्र। तो उन्होंने ये कहा कि व्हेन वी ह्यूमन बीइंग्स आर मीनिंगलेस, जब हम मनुष्य जो हैं वो मीनिंगलेस होते हैं, हम बिल्कुल जो होते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो मीनिंगलेस और इलॉजिकल है। कोई भी भाषा हमारे विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकती है, लॉजिकली प्रस्तुत नहीं कर सकती है। तो सेम वही चीज कहाँ दिखानी चाहिए? थिएटर में दिखानी चाहिए, सो दैट पीपल मे अंडरस्टैंड कि हम कंप्लीटली इलॉजिकल और मीनिंगलेस हैं, और हमारी भाषा हमारे शब्दों को जो हम सोच रहे हैं वैसा प्रस्तुत नहीं कर सकती। तो दिस टर्म वाज coined by Martin Esslin. He was influenced by the French existential philosophers Albert Camus. तो ये है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो बेसिकली मैंने और हैरोल्ड पिंटर, यूजीन एनोस्को और ये मार्टिन एस्लिन, ये इससे के मेजर ड्रामेटिस्ट थे जो इसको फॉलो किया करते। तो ये था एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए। आई होप कि आप इस सेशन को पसंद करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 टर्म्स आपकी तैयार हो गई हैं, आप इसको इलैबोरेट कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं कल बूम के लिए।